नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। हमारी खास पेशकश आप देख रहे हैं और आज बात करेंगे यूपी सत्र में सरकार और विपक्ष आमने सामने। उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है और इस सत्र को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी रणनीतिक तैयारी करना शुरू कर दिया है। विशेष रूप से बात की जाए तो समाजवादी पार्टी ने सख्त रणनीति बनाई है, जिसके तहत वो सड़क से लेकर सदन तक सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है। पार्टी के कई प्रमुख मुद्दे हैं जिन पर वो सरकार से सवाल पूछने और उसे घेरने की योजना बना रही है। इनमें बिजली के निजीकरण, प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाओं के मुद्दे और जनता से जुड़े अन्य अहम मसले शामिल हैं। समाजवादी पार्टी ने राज्य सरकार के बिजली के निजीकरण की नीति का विरोध करना शुरू कर दिया है। पार्टी का आरोप है कि निजीकरण से आम जनता को महंगी बिजली मिलेगी और इसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली संकट और बढ़ेगा। समाजवादी पार्टी के विधायकों ने इस मुद्दे को विधानसभा में उठाने की योजना बनाई है। प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने का आरोप समाजवादी पार्टी लगातार उत्तर प्रदेश सरकार पर लगाती रही है। पार्टी का कहना है कि राज्य में अपराधों में बढ़ोतरी हो रही है और खास तौर पर महिलाओं, बच्चों और दलितों के खिलाफ अपराध में वृद्धि हो रही है। इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी सरकार को घेरने के लिए तैयार है। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के मुद्दे पर भी समाजवादी पार्टी ने सरकार को निशाने पर लिया है। कोरोना महामारी के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति, अस्पतालों में बेड की कमी और चिकित्सा सुविधाओं के अभाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। अब सपा इस मुद्दे को विधानसभा में उठाने का मन बना चुकी है। प्रदेश में हाल ही में संभल और बहराइच में हुई घटनाओं को लेकर भी समाजवादी पार्टी ने सरकार से जवाब मांगने की योजना बनाई है। इन घटनाओं से प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठे हैं और समाजवादी पार्टी इसे विधानसभा में जोर शोर से उठाने की तैयारी कर रही है। समाजवादी पार्टी ने विधानमंडल सत्र के दौरान सड़क पर भी विरोध प्रदर्शन करने की योजना बनाई है। पार्टी का लक्ष्य विधानसभा के भीतर और बाहर दोनों जगह सरकार को घेरने का है। सपा ने तय किया है कि वो सड़क पर भी जनसभाएं आयोजित करेंगी ताकि प्रदेश की जनता के मुद्दों को उठाया जा सके। सपा ये सुनिश्चित करना चाहती है कि विधानसभा में केवल सरकार के खिलाफ नहीं बल्कि जनता के मुद्दों पर भी चर्चा हो ताकि वास्तविक समस्याएं सामने आ सके। तो सरकार को घेरने की समाजवादी पार्टी की यह रणनीति है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अब विधानसभा के शीतकालीन सत्र की अब शुरुआत होनी है सोमवार से, और सड़क से लेकर सदन तक अब सरकार को घेरने के मूड में समाजवादी पार्टी नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के विधानसभा में मुख्य विपक्षी पार्टी है और इस नाते वह यह कोशिश कर रही है कि किसी तरह केवल सरकार और विपक्ष के मुद्दे नहीं बल्कि जनता के मुद्दों को भी विधानसभा में उठाया जा सके। और इसको लेकर कई सारे ऐसे मुद्दों की फहरिस्त भी उसके नज़र में है जिसको लेकर वह सरकार को घेरेगी। इसमें बिजली के निजीकरण को भी एक अहम मुद्दा बनाया जाएगा और सोमवार से जो शीतकालीन सत्र यूपी विधानसभा का शुरू होगा उसको लेकर के सरकार को घेरने की कवायद इस बाबत भी शुरू की जाएगी। इसके साथ ही प्रदेश में बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था, उसके साथ स्वास्थ्य व्यवस्था और जनता से जुड़े कई अन्य मुद्दे हैं, उनको भी समाजवादी पार्टी जोर शोर से उठाने की कोशिश करेगी। समाजवादी पार्टी को यह लगता है कि जनता से जुड़े मुद्दों को विधानसभा में आवाज़ कम मिल पाती है और एक दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोप की स्थिति में जनता के मुद्दे कहीं न कहीं गौण हो जाते हैं। उसको उठाने का वह प्रयास करेगी। इसके साथ ही संभल और बहराइच में विगत दिनों हुई घटनाओं पर भी वह सरकार से सवाल पूछेगी। सपा विधायकों की बैठक होगी और 17 दिसंबर को अखिलेश यादव अपनी टीम के साथ भी एक अहम बैठक करेंगे। सभी राजनीतिक दल अपने अपने मसौदे तैयार कर रहे हैं, लेकिन उस फहरिस्त में सबसे आगे समाजवादी पार्टी, जो उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी पार्टी है, वह है और उसको लेकर के वह कई मुद्दों के साथ सरकार को घेरेगी।
तो यूपी का विधानसभा और उसमें आहूत होने वाला शीतकालीन सत्र सोमवार से क्या गुल और मंजर खिलाएगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन मुद्दे जुड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी के लिस्ट में, जिससे वह कमोवेश सरकार को घेरने का काम करेगी। और इसी को लेकर अपनी चर्चा को आज हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बतौर प्रवक्ता राकेश पोद्दार साहब जुड़े हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से बतौर प्रवक्ता पूजा मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आप दोनों खास मेहमान का स्वागत है। सबसे पहले चूंकि समाजवादी पार्टी की हम बात कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी ही सरकार को घेरने की कोशिश करेगी, इसलिए पूजा जी आपके पास आते हुए क्या आपको लगता है कि इस बार का शीतकालीन सत्र यूपी विधानसभा का जनता के मुद्दों को टटोलने में सफल होगा? क्योंकि आमतौर पर प्रायः अब देखा जाता है कि वाद विवाद, आरोप प्रत्यारोप के चक्कर में, चाहे संसद की बात करें या अन्य विधानसभाओं की, कहीं ना कहीं जनता के मुद्दे गौण हो जाते हैं। आपको लगता है कि इस बार समाजवादी पार्टी जनता के मुद्दों को उठाएगी और जहां जहां विसंगतियां हैं उसको लेकर सरकार को घेरेगी? क्या कुछ है पूरा एजेंडा आपका, पूजा जी? पूजा जी सुन पा रही हैं आप हमें? पूजा जी आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है क्या? लगता है वो हमें सुन नहीं पा रही हैं। हमारे साथ पोद्दार साहब भी जुड़े हुए हैं, हम पहले अब उनका रुख कर लेते हैं, हालांकि सवाल उनसे हमें बाद में लेना था। लेकिन पोद्दार साहब, अब एक यह बात निकलकर सामने आ रही है कि समाजवादी पार्टी जो आपकी मुख्य विपक्षी पार्टी है उत्तर प्रदेश में, वह आपको घेरने की कोशिश करेगी। कमोवेश ऐसी स्थिति हम विधानसभा के सत्र में, लोकसभा राज्यसभा के सत्र में देखते ही आए हैं, लेकिन इस बार एक अलग ताकत के साथ समाजवादी पार्टी जनता के मुद्दों को उठाकर आपको घेरेगी। इसके लिए क्या आप तैयार हैं? रूप से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार चाहती है कि विपक्ष बेरोजगारी के मुद्दे पे सवाल करें, युवाओं के मुद्दे पर करें, किसान के मुद्दे पर करें, बेरोजगारी पर करें, महंगाई पे करें, लेकिन इन लोगों को राजनीति करना है। कुणाल जी राजनीति इसलिए करना है, मैं बता देना चाहता हूँ, अभी लोकसभा का सत्र चल रहा है, राज्यसभा का सत्र चल रहा है, लेकिन एक भी प्रश्न इनके सांसद, इनके नेता, चाहे विपक्ष के आरोपी राहुल गांधी जी, किसी ने पूछने का काम नहीं किया। सिर्फ अडानी। वो वही काम ये करेंगे अखिलेश यादव जी। अभी तो कह रहे हैं कि सड़क पे हम बेरोजगारी, महंगाई के मुद्दे उठाएंगे। हम तो कहते हैं कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? जनता के जुड़े मुद्दे हैं। लेकिन आपने देखिएगा जब ये सत्र चलेगा उत्तर प्रदेश का, तो इनका सवाल होगा संभल, इनका सवाल होगा बहराइच, इनका सवाल होगा मस्जिद और मंदिर, इनका सवाल बेरोजगारी और महंगाई की नहीं होगी। एक भी प्रश्न पटल पे नहीं रखते हैं, ना ये पूछने का काम करते हैं। लोकसभा में इनके सांसद ने एक भी प्रश्न नहीं लगाया है, अपने द्वारा नहीं पूछा गया है और देखा गया है, और सिर्फ अडानी के मुद्दे पूछे हैं। तो इसी तरह अभी कह रहे हैं सड़क पे, अरे भैया सड़क पे मुद्दे क्यों उठाओगे? सत्र चालू है, सत्र के अंदर पूछो ना। मुख्यमंत्री आपके सामने होंगे, पूरी कैबिनेट की मंत्री आपके सामने होंगे, उनसे सवाल पूछिए, आप प्रश्न लगाइए, आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सवाल का जवाब देंगे। हम तो चाहते हैं कि बेरोजगारी पे पूछिए, हर मुद्दे पूछिए, जनता के जुड़े हुए मुद्दे पूछिए, विकास के मुद्दे पे काम करिए, हमें बहुत अच्छा लगेगा। सकारात्मक राजनीति करना है, हमें सकारात्मक राजनीति करते हुए देश को, प्रदेश को और हमारे जो विपक्ष के नेता उनको साथ ले जाने का काम करेंगे। लेकिन इनको याद आएगा संभल, इनको याद आएगा बहराइच, इनको याद आएगा और सारे मुद्दे, लेकिन ऐसे मुद्दे इनको नहीं याद आएंगे। ठीक है, पूजा मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। पूजा जी देखिए, अब साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पोद्दार साहब कह रहे हैं कि जनता के मुद्दों को तो वो भी एड्रेस करना चाहते हैं, लेकिन आप लोग उसके लिए कुछ बात ही नहीं करते हैं। आप सिर्फ अपने रणनीतिक फायदे के हिसाब से मुद्दों को चुनते हैं, उठाते हैं और इसी शोरगुल के बीच विधानसभा का सत्र पार हो जाता है। ऐसे में इस बार चूंकि आपकी भी प्लानिंग है कि जनता के मुद्दों को लेकर के ही आप सरकार को घेरेंगी, क्या विशेष रणनीति है पूजा जी जिससे आप सरकार को घेरने की कोशिश करेंगी? कुणाल जी देखिए, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? बिल्कुल आ रही है, बोलिए। जी कुणाल जी, अभी इन्होंने बोला कि जो है हम जनता के मुद्दे नहीं उठाते हैं।
आप बताइए कि बिना जनता के मुद्दे उठाए हुए ये जो है सदन में चिल्लाते हैं कि विपक्ष ये कह रहा है हमने नौकरियां दी। इनको झूठ बोलना पड़ता है कि हमने यहाँ पे इतनी नौकरियां दी, हम यहाँ पे एग्जाम कराएंगे, हम ये एक पेपर लीक पे ये मामले करें। ये क्या खुद से कर रहे थे? ये तो खुद से कुछ नहीं करते, खुद से तो मना कर देते हैं। विपक्ष कहता है तो भी नहीं सुनते हैं, हर बार कोर्ट जाना पड़ता है, कोर्ट कहता है फिर सुनते हैं। अभी कह रहे हैं कि बहराइच का मुद्दा उठाएंगे, संबल का मुद्दा उठाएंगे। क्यों कुणाल जी? वो मुद्दे जरूरी नहीं है? जहाँ पे लोगों की हत्याएं हो गई वो मुद्दे जरूरी नहीं है? आपने उत्तर प्रदेश का सौहार्द खराब कर दिया, क्या वो मुद्दे जरूरी नहीं है? वो मुद्दे जरूरी है। जैसे जो है अडानी का मुद्दा भी जरूरी है। यूएस जो है जिनके खिलाफ में वारंट निकाल रहा है, आप यहाँ पे क्लीन चिट ले रहे हैं, आप उस पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं। आप हर उस मुद्दे पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं, आप हर उस मुद्दे से भागते हैं जो देश हित में या उत्तर प्रदेश के हित में हो। क्यों ये मुद्दा बनेगा? अभी इन्होंने झांसी का तो नाम ही नहीं लिया। इनको झांसी का नाम लेना चाहिए था, जहाँ पे जो है बच्चों की डेथ होगी और जो है इनका स्वास्थ्य व्यवस्था सड़क पर दिख रहा था। यहाँ सड़क पर भी चर्चा होगी। जो है गलत नीतियां हैं इनके, उनके अगेंस्ट चर्चा होगी। पूछिए इनसे, ये चर्चा करेंगे, ये सुनेंगे? ये तो कान में रुई डाल करके बैठ जाते हैं। हर मुद्दे को लेकर के विपक्ष को अगर कोर्ट ना जाए, अगर सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन ना करे, तब तक जो है ये कहते रहते हैं विपक्ष तो शोरगुल कर रहा है, हम तो सही कर रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट कहता है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है, तब ये कहते हैं कि नहीं अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। ये विपक्ष की बातों को ना तो सुनते हैं ना ही जनता की बातों को सुनते हैं। अभी इनका एक अलग प्लान चल रहा है कि हम जो है बिजली का निजीकरण करेंगे। भाई आप घाटे में क्यों लेके चले गए? 1077 करोड़ जो है घाटा चल रहा है बिजली का, और आप जो है आप प्राइवेट कंपनी को दे देंगे, कहाँ से आ जाएगी? आप लोगों का जो है सिर्फ और सिर्फ नौकरी खाने का कार्य करेंगे। नौकरी तो आप वैसे भी नहीं दे रहे हैं, और आप कह रहे नहीं घाटा से हम, आप बताइए प्राइवेट कंपनी को आप देते हैं, प्राइवेट कंपनी को आप अपनी बनी बनाई सब कुछ दे देंगे, और वहां से पैसा ला करके आपको दे नहीं रहा है। इस तरीके की जो नीतियां चला रहे हैं उसके अगेंस्ट विपक्ष ही सवाल उठाता है। विपक्ष सवाल उठाएगा चाहे सदन में चाहे सड़क पे, तो कहेंगे नहीं ये लोग शोर मचाने का कार्य करते हैं। आप कार्य करिए ना। ये कह रहे हैं ना रोजगारी की बात नहीं करते। अरे भाई रोजगार की बात हम ही करते हैं। आप तो पेपर लीक करा करके अभी विधान सभा में जो है विधान परिषद भर्ती करी आपने, आपसे कोर्ट पूछ रहा है कि भाई ऐसा कैसा हो गया कि 38 आपको सिर्फ और सिर्फ वीवीआईपी के लोग मिल गए, और वहीं पे अगर जो है विपक्ष सवाल उठा रहा था इस पे तो आपको परेशानी हो रही थी। आपको हर उस चीज से परेशानी होती है जो जमीनी हकीकत होती है, जमीनी मुद्दे होती है, जिससे विपक्ष मुखर होकर के सवाल उठाता है। इनके कहने से ना कहने से ऐसा नहीं कि हम सवाल उठाना बंद कर देंगे, हम सदन में भी उठा रहे हैं। अभी चाहे अपर सदन हो चाहे लोअर सदन हो उसमें भी उठा रहे हैं, हम ये विधानसभा में भी उठाएंगे और जमीन पर भी उठाते रहेंगे। ठीक है। पूजा मिश्रा जी को आपने सुना, पोद्दार साहब, वो भी आपको ये कहती हुई, और आपसे ये लोग कहते हैं विपक्षी पार्टियां कि आप भी अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से मुद्दों को उठाते हैं और राजनीति करते हैं। आपने एक बात कही थी कि आप विकास के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर, महंगाई के ऊपर, इन सब मुद्दों पर आप चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के रेजिम में आप खुद ही कहते हैं कि विकास पूरा हुआ है, महंगाई है नहीं और बेरोजगारी कोई ज्यादा है नहीं। तो आखिर ये मुद्दों को आज आप प्रामाणिक मानते हैं, या आपको लगता है इन मुद्दों को तो आपने पहले ही सुलझा लिया है? अब तो देश में ऐसा कोई सिस्टम है नहीं कि लोगों के बीच महंगाई की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, और विकास का मॉडल तो तेज है आपका। तो यदि विकास के बारे में बात होगी, महंगाई के बारे में बात होगी, तो बेरोजगारी के बारे में बात होगी, तो आपके पास जवाब क्या होगा पोद्दार साहब? देखिए कुणाल जी, महंगाई की बात कही, महंगाई का जो अभी नीति आयोग का रिपोर्ट है और 2014 के बाद जो भी है, आप देखिए 14 से पहले क्या था, 14 के बाद क्या है। चाहे बेरोजगारी की बात करें, आत्मनिर्भरता की बात करें, भारतीय जनता पार्टी ने सभी मुद्दों पे काम किया। और विकास की बात, विकास मान लो हम लोगों ने किया है, और विकास की देश की जरूरत है। आज हमें अमेरिका से भी ऊपर जाना है, चीन से भी ऊपर जाना है। तो विकास अभी नहीं, विकास तो हमारा लक्ष्य है कि हमारी जब विश्व गुरु बनाने की बात आएगी, जब हमारा देश 100 साल का हो जाएगा, तो हम उस मुद्दे पे काम कर रहे हैं। हमारा प्लानिंग 2036 का भी है कि 36 में हमें ओलंपिक का गेम कराना है। वो ठीक है, लेकिन पोद्दार साहब आप विकास की बात करते हैं तो पूजा मिश्रा जी का वह स्टेटमेंट मुझे ध्यान में आता है। फिर बिजली के निजीकरण के पीछे आप क्या जा रहे हैं? अगर आपका विकास का मॉडल इतना तेज था तो आपको निजी हाथों में उसको सौंपने की क्या जरूरत पड़ी? क्यों घाटे में चला गया यह सिस्टम? क्या यह विकास के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह नहीं है, या आपको लगता है ऐसा होना ही था? मैं एक छोटी सी बात कुणाल जी कहना चाहता हूँ। आपका चैनल जो है निजीकरण है। हाँ। पहले तो चैनल था, पहले भी तो दूरदर्शन था। हाँ। क्या दूरदर्शन कितने लोग देखते थे, कितने लोग उससे न्यूज सुनते थे? पोद्दार साहब, लेकिन दूरदर्शन का तो निजीकरण नहीं हुआ ना।
नहीं सुनिए ना, निजीकरण नहीं हुआ, लेकिन आप लोगों को भी मौका दिया गया, आप लोगों के चैनल को मौका दिया गया कि आप अपने पारदर्शिता के साथ देश को आगे ले जाना चाहते हैं। हर प्रश्न का सवाल प्रधानमंत्री से पूछते हैं, हर प्रश्न का सवाल गृह मंत्री से पूछते हैं, मुख्यमंत्री से पूछने का काम करते हैं। निजीकरण हुआ तब न पूछा गया। अगर आज दूरदर्शन सरकारी चैनल रहता, क्या प्रधानमंत्री से सवाल पूछ सकते थे? नहीं पूछ सकता था। लेकिन कुणाल जी, आप लोग पूछने का काम करते हैं। ये निजीकरण, देश आगे इसीलिए बढ़ रहा है। दूरसंचार की हम बात कर ले, दूरसंचार में जब हम फोन लगाने जाते थे या लगवाने जाते थे, 6 महीना वेटिंग लिस्ट आती थी। लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, स्वर्गीय प्रधानमंत्री जी ने जो फोन लाने का काम किया, आज लोगों के घर में निजीकरण हुआ तो हाथ में लोगों के एक मोबाइल नहीं, तो 3 आप निजीकरण के पक्षधर हैं पोद्दार साहब, तो ये भी बोल दीजिए कि निजीकरण होने से यदि आम जनता को फायदा होगा, क्या बिजली बिल में कमी आएगी या बिजली बिल में इजाफा होगा, ये बता दीजिए। अभी जो मौजूदा रेट है उससे लोगों को कम पैसे देने होंगे या ज्यादा देने होंगे? देखिए, मार्केट में जब निजीकरण होती है, मैं एक अलग व्यवहारिक रूप से, व्यवसायिक रूप से मैं बोलना चाहता हूं कि जब मार्केट में जब निजीकरण होती है कोई चीज का, आपस में टकराव होता है। एक कंपनी कहता मैं 2 रुपए में बेचूंगा, एक कहता है मैं 1 रुपया 80 पैसा में बेचूंगा, एक कहता मैं 1.5 रुपया में बेचूंगा। आप देखिए हमारे दूरसंचार में जो क्रांति आई, आज कितने, कोई कह रहा है मैं 180 रुपए में रिचार्ज कर दूंगा, कोई कहता है 300 में मैं रिचार्ज करूंगा। तो जो जिसको जहां फायदा होता है वहां पे हमारे जो लाभार्थी हैं वो लेने का काम करते हैं। तो इनको क्या तकलीफ होता है? और मैं कहना चाहता हूँ निजीकरण की बात पे, निजीकरण पे इन्होंने क्या समर्थन नहीं दिया क्या? हर चीज पे समर्थन देने का काम किया। सफाई में जो दिख रहा है, निजीकरण नहीं दिख रहा क्या? इनको जो नौकरियां लगी थी जब इनकी सरकार थी, तो लोगों की भर्ती जब हुई थी तो निजीकरण था इनके। सरकारी कार्यक्रम में इनके निजीकरण थे। जितने भी दरोगाओं की भर्ती हुई, जितनी सरकारी नौकरी मिली, सब निजीकरण हुआ। अच्छा। इनको तो, पूजा जी को तो पता नहीं लगता है। जितने भी नौकरी इनकी सरकार हुई, लेटर एंट्री तो हम कराते रहे ना, लेटर एंट्री तो हम कराते रहे। अभी आप निजीकरण का एग्जाम्पल दे रहे थे, कितने बेशर्मी के साथ दे रहे थे। आप वहाँ कंपेयर करने चले गए जहाँ पे कंपेरिजन ही नहीं हो सकता है। भाई ऐसा नहीं है कि डीडी न्यूज उठा करके एपीएन को दे दिया गया, ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि जियो को जो है पेट्रोल को उठा करके जियो को दे दिया गया, ऐसा नहीं हुआ कि आप बनी बनाई व्यवस्था को उठा करके दे देंगे, निजीकरण निजी हाथों में दे देंगे। अभी बात करें, मुद्दा ही नहीं है। अरे बना रहे ना, आप देश को बनाया हुआ 5वीं अर्थव्यवस्था। आपको पता है कुणाल जी, देश को जो है विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था तो बना दिया है, लेकिन देश के 10% लोगों के पास में देश की 77% संपत्ति है और देश के 1% लोगों के पास में देश की 53% संपत्ति है। और ये 10% लोग सिर्फ और सिर्फ 7% टैक्स देते हैं, और जो 50% लोग हैं जिनके पास देश के सिर्फ 4% संपत्ति है, वो जाकर के आपको 80% जो है टैक्स देते हैं। ये इस तरीके से आप चाहे तो देश को जो है विश्व गुरु भी बना सकते हैं, नंबर 1 पे भी ले जा सकते हैं, 1% लोगों के पास में 100% संपत्ति करके। ऐसा बना करके को क्या फायदा है? आम जनमानस का कहाँ इसमें जो भला हो रहा है? आप तो ऐसे बनाइए, आप जाइए इस तरीके से। इनका टारगेट यही है कि भाई हम 5 लोगों को फायदा देंगे और जो है दिखाएंगे कि संपत्ति, ये नहीं बताएंगे ना कि ये कितनी खाई बनती चली जा रही है। अभी बड़ा सदन में चल रहा है कि नहीं 75 जो है संविधान बनाया जा रहा है, उस पर चर्चा होगी। आप बताइए जो असमानता है जिसके लिए क्लोज बने हुए 39C 34A, इनमें लिखा हुआ है कि सामाजिक आर्थिक असमानता नहीं होनी चाहिए, उस खाई को बढ़ाते चले जा रहे हैं, विश्व गुरु बनने चल दिए हुए हैं। अरे अमेरिका की बात करते हैं, आप यूएस की बात करते हैं, वही वारंट निकाला हुआ अडानी के खिलाफ में, लेकिन नहीं, उस पर चर्चा आपको नहीं करनी है। अभी भी हम आपको देंगे सदन में चर्चा करने के लिए मुद्दे, लेकिन आपको उस पर भी चर्चा नहीं करनी होगी। फिर आप कहेंगे नहीं निजीकरण। एग्जाम्पल भी देखिए किस तरीके से दिया, क्या बताइए, एपीएन को उठा करके दे दिया इन्होंने कि नहीं आप ये लीजिए, जो दूरदर्शन इतने क्षेत्रों में आप चलाएंगे, ऐसा तो नहीं किया ना। तो फिर आप उठा करके बिजली विभाग को क्यों दे रहे हैं? आप इतना ही तरक्की कर रहे हैं तो आपको निजीकरण करना, निजीकरण इसीलिए कर रहे हैं ना कि इससे फायदा जनता का तो होना नहीं है, इससे फायदा होना है सिर्फ प्राइवेट कंपनियों का। और फायदा किसका होना है? सरकार का मुझे नहीं दिखता। हो सकता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को कहीं दिख रहा हो, उनका फायदा हो रहा हो, उनके मंत्रिमंडल का फायदा हो रहा, जनता का फायदा होते हुए तो नहीं दिख रहा है। अब बेरोजगारी अभी 2022 में निकाली हुई थी इन्होंने पीजीटी का फॉर्म, और अब जाकर के उसकी जो है डेट आई हुई है कि एग्जाम भी कराया जाएगा। वैकेंसी में कितनी दी हुई? ओबीसी के लिए 9 सीटें। बताइए, जिसकी आपने वैकेंसी का एग्जाम ही नहीं कराया, इतने सालों से निकली भी है। तो इस तरीके से अब जो है यूं ही नहीं आत्महत्याएं बढ़ गई हुई हैं कि छात्र आत्महत्या कर रहे हैं, पर लाख 38 छात्र जो है आत्महत्या कर रहे हैं। ये जो है एनसीआरबी के आंकड़े बता रहे हैं 2022 तक के, और अब न जाने कितने बढ़ गए होंगे। ये चले हुए कि नहीं हम बड़ा तरक्की कर रहे हैं, आप कराइए तरक्की, अब लेके जाइए 4 लोगों की तरक्की करा दीजिए, देश को बनाइए विश्व का प्रथम सबसे विश्व गुरु हो जाएगा। हाँ,
पोद्दार साहब, तो ये कहने का मतलब है कि आपको नहीं लगता कि एग्जिस्टिंग व्यवस्था को चलने दिया जाए और निजीकरण के तहत ऐसी वैकल्पिक व्यवस्थाएं सृजित की जाए जिससे दोनों गाड़ियां एक साथ चले और लोगों को समुचित लाभ मिल सके। और ये जो अमीर और गरीब की खाई की ओर इशारा किया गया है, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि अमीर अमीर ही होता जा रहा है और गरीब गरीब? देखिए कुणाल जी, आपने प्रश्न हमसे पूछा तो सवाल का जवाब इन्होंने दिया। मैं पूछना चाहता हूँ कि निजीकरण की बात कर रहे हैं, इनकी पार्टी में ही निजीकरण है। अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, अक्षय यादव, अरे घुस जाइए पार्टी में हमारे, चले जाइए, घुस जाइए पार्टी हमारी। क्या बात करते हैं, क्या बात करते हैं? उठा करके पीयूष गोयल को बाहर फेंकिए ना, ज्योति आदित्यनाथ सिंधिया को बाहर करिए, राजनाथ सिंह विधायक पुत्र को जो उठाइए, बोले नहीं भाई आप विधायक नहीं हो सकते। श्रद्धेय जो सुषमा स्वराज जी की बेटी को आपने झूठी कर दी, बड़ी जल्दीबाजी में टिकट दे दिया आपने। दो विधायक, एक बेटे को जो आप सांसद बना के रखे हुए, दूसरे बेटे को विधायक बना करके रखे हुए हैं। प्लीज एक एक आप बात कर रहे होते हैं, जितने घटक दल हैं आप उठा करके उनके बेटे को जो टिकट दे देंगे। आप बात कर रहे हैं कि इनके घर पे निजीकरण। अरे देखिए, जनता के बीच में जाइए, जनता के प्रश्नों का जवाब दीजिए, जनता के लिए कार्य करिए। अब उठा करके सिर्फ प्रोपोगंडा फैलाने से नहीं होता है। आकर के अभी इलाहाबाद में प्रोपोगंडा करके गए हैं आप लोग। ठीक है, पूजा ठीक है। पोद्दार साहब प्लीज कंटिन्यू। नहीं, इनको 2 मिनट का और समय दीजिए, 2 मिनट और बोल लें तो फिर मैं बोलता हूँ। नहीं ठीक है, काश यही समय आप जो विपक्ष को दे रहे थे सदन में भी, आप बताइए अपने नेताओं को। ठीक है, पहले 1 मिनट पूजा जी। हाँ, इन्होंने एक भी सवाल का जवाब इन्होंने नहीं दिया। एक भी सवाल के इनके प्रश्न देखे, मैंने कहा ना पहले, मैं अपने वक्तव्य में कहा ना कि इन्होंने सवाल का विकास की बात नहीं करेंगे, पहुंच जाएंगे अडानी अंबानी पर। अरे अडानी जब पैसा दे रहा था तो आप चुप थे, बोरा भर के जब ले रहे थे राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में अभी सरकार ने ली तो चुप थे। इंडिया तो आप क्यों नहीं गए? आप क्यों नहीं गए केस करने के लिए? धांधली नहीं कर रहा था ना, धांधली नहीं कर रहा था ना। किसी को कार्य देंगे, कार्य के हिसाब से पैसे होंगे तो कोई परेशानी नहीं है। अब वहाँ पे ब्लैक मनी होने लग जाएगा तो परेशानी होगी ना। ठीक है, एक अभी आज जो धांधली आप नहीं कर रहे हैं कोई परेशानी नहीं है, पर आप कल धांधली करने लगे तो चर्चा नहीं की जाएगी। क्यों? क्योंकि पहले आपने कार्य किया था। ये कौन सी बात होती है भाई? ठीक है, ओके, एक एक करके प्लीज। पोद्दार साहब। पूजा जी, आपको तो शर्म तो है नहीं, शर्म होता। अरे आपसे ज्यादा बेशर्म कौन है? तो ऐसी बात नहीं करते। आप लोग को तो लाखों पे सरकार बनाते हैं। कोविड में जो है लोगों की डेथ हो गई, उस पे दलाली कर डाली। आपने ऑक्सीजन बेच डाला, जितना बाहर आपने ऑक्सीजन भेजा उससे कम की आवश्यकता देश को थी। उस पे आपने पुलवामा के शहीदों पे जो है सरकार बनाई, उस पे वोट मांगा। आप बेशर्म कहेंगे। आपने मणिपुर में इतनी गंदा राजनीति किया, आपके मुख्यमंत्री कहते हैं कि ऐसा होता रहता है, उसमें आप उनको हटाते नहीं क्योंकि बहुसंख्या की बात करना है आपको। आप लोग बेशर्मी बताएंगे किसी को? आपने तो पूरी जनता को प्रताड़ित कर रखा हुआ है और आप बेशर्मी की पराकाष्ठा को भी पराकाष्ठा पार करते हैं। बेशर्मी देख करके आपको शर्मसार हो जाती होगी कि भाई हम बेशर्म है, पर ये तो हमसे भी ज्यादा निकले। ये तो उम्दा एक डेफिनेशन बना दी है बेशर्मी का। ठीक है, बहुत धन्यवाद आप दोनों खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो देखिए, जब बात होती है सत्ता पक्ष विपक्ष की तो बात होनी चाहिए जनता के मुद्दों की, और जनता के मुद्दों की जब बात होती है तो कोई अपर एज कोई लोअर एज में होता है, टकराहट की स्थिति होती है। लेकिन अंततः यही होना चाहिए कि जनता के मुद्दे सर्वोपरि हों और उसको एड्रेस करने के लिए हर टकराहट को भुलाकर मिलकर काम करना चाहिए। यही शायद लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है। मेरे साथ फिलहाल इस खास की पेशकश में इतना ही।